जब दिल में जुनून हो और आग लगी हो तो हमेशा एक गुस्सा निकलती है और गुस्से में होती है डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन से निकलती है सफलता। नमस्कार सभी लोगों को, गुरु शक्ति पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स की साप्ताहिक क्लास में मैं नरेंद्र सिंह आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज की हमारी पहली घटना केन बेतवा लिंक परियोजना, जो कि हमेशा से एक महत्वपूर्ण परियोजना बन के निकल के आई है। इस पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं केन। ये नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हासारा गांव से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। इन दोनों नदियों को, ये केन नदी और ये बेतवा नदी, इन दोनों नदियों को एक लिंक नहर के द्वारा जोड़े जाने की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश से निकलने वाली केन और बेतवा नदी नहर के माध्यम से जोड़ी जाएंगी और इसमें न सिर्फ जल स्तर में वृद्धि होगी बल्कि सिंचाई और पेयजल के लिए भरपूर रूप से बुंदेलखंड वासियों को और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश वासियों को पूर्ण रूप से सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी और उनका जीवन स्तर भी बढ़ने वाला है। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से। ये बेतवा नदी और ये केन नदी, इसको लिंक कराया जा रहा है इस नहर के माध्यम से, और इस नहर की टोटल जो लंबाई होगी उस लंबाई को 221 किलोमीटर प्रस्तावित किया गया है। कितना प्रस्तावित किया गया? 221 किलोमीटर। केन बेतवा परियोजना छतरपुर जिले के दौधन गांव में पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है, जिसको 1981 में जिसकी स्थापना करी गई थी और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1994 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में लाया गया था। इस पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मतलब 77 मीटर ऊंचाई एवं 2.313 किलोमीटर लंबाई का दौधन बांध बनाया जाएगा। इस परियोजना के शुरू होने से मध्य प्रदेश के 10 जिले, जिनमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा और सागर के 1900 से अधिक गांव के 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का जीवन स्तर अच्छा होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। अगली जो घटना है वो महिला यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप को लेके है। महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 को लेके है। इसमें इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर ये खिताब जीता है। मतलब कि इंग्लैंड महिला टीम ने यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है और इंग्लैंड ने 2024 में भी नेशंस लीग का खिताब भी अपने नाम किया था। यह टूर्नामेंट 2 से 27 जुलाई के मध्य स्विट्जरलैंड में खेला गया। टूर्नामेंट को 16 टीमों तक विस्तारित किया गया था। मतलब कि इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया था और 16 टीमों के भाग लेने के बाद से यह तीसरा संस्करण था। मतलब कि जो 16 टीमें तीसरे संस्करण से भाग ले रही, थर्ड एडिशन था जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। तो महिला यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने वाली टीम इंग्लैंड, महिला इंग्लैंड टीम। ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण और चर्चित घटना है वो फिडे
महिला विश्व कप 2025 को जीतने वाली दिव्या देशमुख के नाम जाती है। 19 साल की दिव्या देशमुख की उम्र 19 साल। 19 साल की दिव्या देशमुख ने चेस का फिडे का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस, महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। और इन्होंने महिला वर्ल्ड कप अपने ही देश की कोनेरुपी हम्पी को हरा के जीता है। फाइनल में इन्होंने क्या किया, भारत के ही कोनेरुपी हम्पी को टाई ब्रेक राउंड में हराया है। और टाई ब्रेक राउंड में हराने के बाद इन्होंने ये वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ खुद को भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर साबित किया। ये प्रतियोगिता जॉर्जिया के बातुमी में आयोजित की गई। नागपुर की रहने वाली दिव्या देशमुख देश की ऐसी चौथी महिला बनी है जिन्होंने इस टाइटल को हासिल किया है। इससे पहले कोनेरुपी हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, आर वैशाली यह मुकाम हासिल कर चुकी हैं। तो ये इस समय की सबसे चर्चित घटना है। अगली जो घटना भारत की सुरक्षा को चारों चांद लगाने वाली प्रलय मिसाइल को लेके है। इस मिसाइल को 28 और 29 जुलाई 2025 को प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ जिसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसने इस प्रलय की स्ट्राइक रेंज को 150 से 500 किलोमीटर तक पहुंचाया है। इसे टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जगहों को निशाना बनाने के लिए ये मिसाइल उपयुक्त बनाती है। इसका पेलोड, ये मिसाइल 350 से 700 किलो तक का पारंपरिक वॉरहेड मतलब कि विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है, जिसे कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयरवेस जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर सटीक हमला के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। इसकी मोबिलिटी, इसे हाई मोबिलिटी व्हीकल पर ट्विन लॉन्चर के साथ लगाया गया है, जो इसे संवेदनशील सीमाओं पर तेजी से तैनात करने में मदद करती है। इसको लॉन्च किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जो कि उड़ीसा में है। और तेजी से जब आप मिसाइल को 10 मिनट में भी कम समय से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की, ये प्रलय मिसाइल की ये खासियत, इसको 10 मिनट से कम समय में भी लॉन्च कर दिया जाता है। और वॉरहेड इसमें 150 से 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है और 350 से 700 किलो तक का इसका वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। एस्कॉर्ट योजना उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है। एस्कॉर्ट का मतलब होता है सहायक। ये जो है उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी, आप लोग देख रहे होंगे ये दिव्यांग बच्चे, और इनकी सहायता के लिए योजना उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ की जा रही है। ऐसे दिव्यांग बच्चे जो अकेले स्कूल नहीं जा सकते हैं, उनको अब एक सहायक व्यक्ति के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस दिया जाएगा, उनको एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के ऐसे दिव्यांग बच्चों को समग्र शिक्षा के तहत 600 रुपए महीना दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 600 रुपए पर मंथ, ठीक है। ये अलाउंस दिया जाएगा दृष्टिहीन, जिनमें कौन कौन? दिव्यांग के रूप में दृष्टिहीन, बौद्धिक रूप से दिव्यांग, सेरेब्रल पॉल्सी पीड़ित, जेईई प्रभावित, अन्य दिव्यांगता वाले बच्चों को यह सहायता केवल 10 महीने के लिए दी जाएगी। 10 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 10 मंथ के लिए। सरकार ने वर्ष 2025-26 में परिषदीय प्राथमिक, उच्च एवं उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक के 13,991 बच्चे चिन्हित किए हैं। 13,991 दिव्यांग बच्चे चिन्हित करने के बाद और बहुदिव्यांग छात्र छात्राओं को एस्कॉर्ट अलाउंस योजना के अंतर्गत बजट पारित किया है 839.46 लाख का। सहायता स्वीकृत की है और इस दिव्यांग बच्चों को नियमित स्कूल आने में ये बजट काफी सहायता करने वाला है। ये अपनी सुविधा के अनुसार अपने सहयोगी का चयन करेंगे और यह योजना 30 सितंबर से इंप्लीमेंट हो जाएगी, क्रियान्वित हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की महत्वपूर्ण योजना है काफी।
अगला जो करंट का विषय है, मुख्यमंत्री युवा योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री युवा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा अभियान योजना के तहत युवाओं को अपना खुद का एंटरप्रेन्योर, अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए ऋण मतलब लोन की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए जाने का प्रावधान है और ये तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये कब से मनाया जाता है? 2018 से। राम नाईक, माननीय राज्यपाल जी राम नाईक जी के सुझाव पर उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 से मनाया जा रहा है और इसी 24 जनवरी 2025 को इस योजना का शुभारंभ किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। योजना के तहत 10 वर्षों में, इस योजना के तहत 10 वर्षों में प्रदेश के 10 लाख युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के देने का प्रावधान है। ऋण की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख होने का भी प्रावधान किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें उम्र सीमा को जो अभी तक 21 से 40 वर्ष थी उसको 21 से 45 वर्ष तक ले जाने का भी प्रावधान है। तो खुद का उद्यम, खुद का रोजगार प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और सभी के लिए ये सुविधाजनक भी होने वाली है। अगली जो चर्चित घटना है, रूस में भूकंप। आज के समय में भूकंप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं निरंतर और उसी में रूस में जो है भूकंप आया हुआ है। काफी उसकी तीव्रता 8.7, कहीं कहीं 8.8 की तीव्रता बताई जा रही है। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप, जिसका स्थान का नाम है कामचटका, कामचटका प्रायद्वीप में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8, कहीं कहीं 8.8 और कहीं कहीं 8.7 बताई जा रही है। रिक्टर पैमाने पर 0 से 9 तक भूकंप की तीव्रता को बढ़ते क्रम में नापा जाता है और 8 से 9 के बीच में आने वाले भूकंप दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप माने जाते हैं। तो रूस में जो भूकंप आया हुआ है वो दुनिया का खतरनाक भूकंप माना गया और 6वें नंबर का खतरनाक भूकंप माना गया। कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई। इसके कारण सुनामी की उत्पत्ति हुई और कितनी उत्पत्ति हुई? 5 मीटर ऊंची तक। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। जो इसका सेंटर था वो जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप के बाद स्थिति को देखते हुए जापान, अमेरिका, चीन समेत 12 देशों जिनमें कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह के साथ साथ चीन, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया के कई तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके तहत लोगों को समुद्री जो कोस्ट लाइन होते हैं वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। तो ये जो है अभी तक की 6वें नंबर की त्रासदी है भूकंप के रूप में रूस में। अगली घटना, थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद। थाईलैंड और कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के महत्वपूर्ण देश जिनका अपना खुद का पारंपरिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास रहा है। वहां पर सीमा विवाद को लेकर काफी जो है तनातनी अभी भी बनी हुई है। साल 1907 में जब कंबोडिया फ्रांस के अधीन था, 1907 में कंबोडिया एक स्वतंत्र देश नहीं था, एक औपनिवेशिक देश था। किसका? फ्रांस का।
तब इन दोनों देशों के बीच, मतलब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची गई थी। बॉर्डर लाइन 817 किलोमीटर की खींची गई थी। थाईलैंड ने इसका विरोध किया। हालांकि थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि नक्शे में प्री विहर, जिसको थाईलैंड लैंग्वेज में प्री विहर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रिय विहार मंदिर, कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया। ये मंदिर जब बॉर्डर लाइन खींची गई तो मंदिर चला गया कंबोडिया के हिस्से में। इस पे आपत्ति दर्ज करी थाईलैंड ने। वहीं ता मुएन थाम मंदिर को थाईलैंड में दिखाया गया था, जबकि कंबोडिया इसे अपना मानता था, और ता थाम मंदिर को कंबोडिया जो अपना मानता था उसको थाईलैंड में दिखाया गया था। तो दोनों देशों ने विरोध दर्ज कराया था अपनी अपनी मांग को लेकर, और इसी पर दोनों देशों में विवाद चलता रहा। हालांकि इस विवाद के बावजूद दोनों देशों के नेताओं के बीच अच्छे संबंध रहे। तो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों के नेताओं के बीच अच्छे संबंध रहे इस विवाद के बाद भी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने 1962 में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि हेग नीदरलैंड में, उसने 1962 में कंबोडिया को ये मंदिर सौंप दिया था। लेकिन थाईलैंड अब भी इसके आसपास के क्षेत्रों पर दावा करता है। 2008-2011 इसी विवाद को लेकर दोनों में झड़पें हो चुकी हैं। दोनों में छोटी मोटी हिंसक झड़पें होती रही हैं 2008 और 2011 में भी। व्यक्तिगत कटुता, राजनीतिक अस्थिरता और ऐतिहासिक विवाद आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गंभीर संकट खड़ा हो गया, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में ये सांस्कृतिक देश, अगर इनमें हलचल पैदा होगी तो पूरे दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में कहीं ना कहीं सारे देश जो है डिस्टर्ब होते हैं। अगली घटना, भारत की कंपनियों का विश्व लेवल पर बढ़ता हुआ रुतबा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500, विश्व की टॉप 500 कंपनियां, इनको जो है इनकी रैंकिंग जारी करी जाती है फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा। ग्लोबल फॉर्च्यून ग्लोबल 500, जिसे ग्लोबल 500 के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया भर की टॉप 500, दुनिया भर की टॉप 500 कंपनियों को राजस्व, उनके रेवेन्यू के आधार पर वार्षिक रैंकिंग देता है। ईयरली रैंकिंग जारी करती है फॉर्च्यून पत्रिका। टॉप 500 कंपनियां जो विश्व लेवल पे हैं, ये सभी फॉर्च्यून पत्रिका, ये कंपनियां सब फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा प्रतिवर्ष संकलित और प्रकाशित की जाती है। इनका संकलन, इनका जो है प्रकाशन होता है। इस साल फॉर्च्यून की सूची में भारत की 9 कंपनियों ने स्थान बनाया है। फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनियों में भारत की 9 कंपनियों ने स्थान बनाया हुआ है। इसमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र की, 5 जो है सरकारी सेक्टर की कंपनियां हैं, जबकि 4 निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 31 मार्च 2025 तक के अपडेट को लेकर बनाई गई है। वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर इन कंपनियों को रैंक करती है फॉर्च्यून 500। और फॉर्च्यून 500 की टॉप कंपनी, जिसको टॉप नंबर 1 पे जिसका स्थान आया, वो वॉलमार्ट है, अमेरिका की वॉलमार्ट है। दूसरे नंबर पे अमेजॉन है, और भारत की जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो रिलायंस है। रिलायंस ने 2024 में जहां 88 पोजीशन पाई थी, वहीं इसने अभी 86, कितनी 86 पोजीशन पाई है। और इसकी जो रैंक जारी करी गई वो 86 रैंक है। एलआईसी ने वहीं 95 रैंक के साथ दूसरा स्थान गेन किया है। इंडियन ऑयल 116 रैंक के साथ तीसरे नंबर पे है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी लोगों को जानते हैं, सभी लोगों को पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग जगत की दिग्गज, इसने 178 नंबर पे अपना स्थान कायम रखा है। इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट, इसने 463 रैंक प्राप्त करी है, और एचडीएफसी बैंक ने 306, टाटा मोटर ने 271, और भारत पेट्रोलियम ने 258, ओएनजीसी ने 180 ये रैंक प्राप्त करने वाली भारत की 9 कंपनियां हैं। रिलायंस का जो टोटल रेवेन्यू है 20.5 लाख करोड़ इस समय इस फॉर्च्यून पत्रिका में दिखाया गया है। अगली घटना भगवान बुद्ध के पिपरवा स्तूप से संबंधित है। भगवान बुद्ध का जो पिपरवा स्तूप
सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, उससे संबंधित ये घटना है। यूपी के सिद्धार्थनगर स्थित बौद्ध स्तूप से लूटे गए भगवान बुद्ध के 331 प्राचीन रत्न आखिरकार 127 साल बाद भारत वापस लौट आई। बहुत बड़ी घटना ये। करीब 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु के समय उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। इनमें से एक भाग कपिलवस्तु के लोगों को मिला था। पिपरवा में एक स्तूप का निर्माण करवाया गया था। उनकी अस्थियों को पिपरवा स्तूप में दफनाया गया, उसको लेके एक निर्माण करवाया गया था। बाद में सम्राट अशोक ने इस स्तूप का पुनर्विकास किया और उसमें भगवान बुद्ध को समर्पित रत्न मिट्टी के कलश में उनकी अस्थियों के साथ सुरक्षित रखवा दिए थे। अब क्या होता है, वर्ष 1898 में एक स्थानीय जमींदार ने उस स्थान की खुदाई करवाई, उस स्थान पर खुदाई कराई और नहर निर्माण के बहाने इसने क्या किया, इसकी खुदाई कराता है। इस दौरान भगवान बुद्ध को समर्पित लगभग 1800 बहुमूल्य रत्नों को चुपचाप निकाल लेता है। बहाना करता है नहर बनवाएंगे और उस नहर की खुदाई के चक्कर में ये 1800 बहुमूल्य रत्नों को निकाल लेता है। जमींदार रत्नों को एक हिस्सा कोलकाता के संग्रहालय को सौंप देता है, लेकिन 331 कितने 331 रत्न गुप्त रूप से लंदन ले जाए जाते हैं। ये रत्न फिलहाल भारत सरकार वापस ले आई है। भारत सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट, ये रत्न भारत सरकार 331 रत्न लंदन से वापस ले आई है और अब इन रत्नों को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जनता के दर्शन के लिए रखा गया है। अगली घटना, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक और कदम। भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन निसार, NISAR निसार और नासा और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन मतलब कि ये जो मिशन है ये पृथ्वी को निरंतर अवलोकित करेगा, उसको जो है निरंतर उसको देखेगा। इसका पूरा नाम है नासा निसार का पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। यह पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलाव जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियरों का पिघलना और वनस्पति में परिवर्तन आदि का अध्ययन करेगा। इसे पृथ्वी का MRI स्कैनर भी कहा जाता है। पूरा स्कैन करेगा ये पृथ्वी को और यह हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की सतह का विस्तृत ब्रॉड रूप से मानचित्र भेजेगा। हर 12 दिन पे ये पूरी पृथ्वी का बड़े व्यापक रूप से मानचित्र भेजेगा। मिशन के मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिक तंत्र, क्रायोस्फीयर, द्रव्यमान और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करना है। तो ये निसार जो मिशन है इसका मुख्य कार्य है पृथ्वी को गहराई से अवलोकित करना और प्रत्येक 12 दिन पर MRI की तरह पृथ्वी के मानचित्र को भेजना। तो ये नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन है और इससे जो है भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियरों का पिघलना, वनस्पति में परिवर्तन की हो रहा है, इसके लिए मुख्य जो है भूमिका निभाने वाला ये मिशन साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री जी की जो है महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। माताओं की वंदना करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य समझिए। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चे के लिए सीधे रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2 किस्तों में 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। मिशन शक्ति दिशा निर्देशों के तहत यदि दूसरी संतान के रूप में लड़की का जन्म होता है तो महिला को 6000 रुपए की अतिरिक्त सहायता
अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना है। जैसे कि भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महत्वाकांक्षी योजना है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मातृ वंदना योजना को भी मिशन शक्ति के तहत लॉन्च किया है। और इसमें संतान की उत्पत्ति पर 5,000 और अगर दूसरी संतान होती है और बच्ची होती है, बेटी के रूप में होती है, तो 6,000 रुपए अतिरिक्त सहायता के रूप में देने का प्रावधान किया हुआ है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं और वहां जाने से पहले आवेदन करें और आवेदन के लिए उनको आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, गर्भावस्था का प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य संबंधी सारे कागजात अपने पास सुरक्षित रूप से इकट्ठे कर लेने हैं, कलेक्ट कर लेने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2017 को इस योजना की शुरुआत करी थी। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1917 को। तो ये जो है महत्वाकांक्षी योजना है। 1 जनवरी 2017 को इस योजना को लॉन्च किए हैं। क्षमता में देश, सौर ऊर्जा में भारत के कदम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। पारंपरिक ऊर्जा से हटते हुए भारत सौर ऊर्जा में अपने कदमों को बढ़ा रहा है। जहां 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की वृद्धि ने जापान से भी आगे बढ़कर दुनिया में अपना तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने का रुतबा पाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सौर ऊर्जा ने 2023 में वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 5.5% उत्पादन किया, जबकि भारत ने 2023 में अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया। मतलब समझिए, जहां पूरे विश्व लेवल पर टोटल बिजली का 5.5% सौर ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है, वहीं भारत ने उसी दौरान अपनी टोटल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा से प्राप्त किया। मतलब विश्व से भी ज्यादा भारत सौर ऊर्जा से बिजली अपनी बना रहा है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 5.8% सौर ऊर्जा से पूरा करता है। भारत में 2024 में बिजली बनी, उसमें 7% सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से। भारत में 2024 में विभिन्न संसाधनों से जितनी भी बिजली बनी, उसमें 7% तो सौर ऊर्जा से ही बनी है। तो भारत का निरंतर जो है सौर ऊर्जा की ओर झुकाव, हर घर सौर ऊर्जा मिशन भी जो है भारत सरकार की योजना है, ठीक है। और इसमें जो है भारत अब क्या है, भारत अब चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। मतलब कि भारत विश्व में टॉप 3 में जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में आ चुका है। सबसे पहला स्थान आता है इसमें चीन का और अमेरिका का। प्रथम स्थान पे सौर ऊर्जा उत्पादन में चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे पे भारत आ चुका है। भारत ने 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2030 तक अपनी ऊर्जा का 50%, अपनी जरूरतों का 50% किस ऊर्जा के रूप में पूर्ण करेगा? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के रूप में। अब देखते हैं टॉप सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट। भारत में टॉप स्टेट कौन से हैं जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? तो इसमें सबसे पहला स्थान बनाया हुआ है, फर्स्ट स्थान बनाया हुआ है राजस्थान ने। 27.64 गीगावाट के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत में। और द्वितीय स्थान पर गुजरात 18.13 गीगावाट के साथ गुजरात ने सेकंड स्थान पाया हुआ है सौर ऊर्जा उत्पादन में। वहीं महाराष्ट्र का स्थान भारत में तीसरा है। तो टॉप 3 स्टेट जो उत्तर प्रदेश के हैं, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 3.36 गीगावाट उत्पादन सौर ऊर्जा से वर्तमान समय में हो रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9 नंबर पे, 9th नंबर पे सौर ऊर्जा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे महाराष्ट्र बना हुआ है। पीएम किसान संपदा योजना
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। यह योजना पूरी तरह से कृषि केंद्रित योजना है। इस योजना से 20 लाख किसान लाभान्वित होने वाले हैं। पीएम किसान संपदा योजना से 20 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होने वाले हैं। और इस किसान संपदा योजना का उद्देश्य कृषि का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन पे ले जाना, मॉडर्न टेक्निक्स पे ले जाना, और कृषि बर्बादी को कम करना है। जो वेस्टेज होता है कृषि के टाइम पे, क्रॉप का जो वेस्टेज होता है उसकी बर्बादी को कम करना है। इससे देश में केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी, बल्कि ये किसानों को बेहतर मूल्य तथा किसानों की आय को दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का भी सृजन करने वाली योजना ये साबित होने वाली है। इस कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने के लिए प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना साबित होने वाली है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइजेशन की ओर ले जाना, नई नई टेक्निक्स का यूज करना। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्र पे ही रोजगारों का उपलब्ध कराना, और 20 लाख किसान लगभग लाभान्वित होने वाले हैं इस योजना से। आईएनएस हिमगिरी, समुद्र में भारत के बढ़ते कदम। आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना को 31 जुलाई को एक और अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोत मिल गया। स्वदेशी युद्धपोत का मतलब होता है कि जो भारत में जिसका निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत यह आईएनएस हिमगिरी अब नेवी का हिस्सा बन चुका है। इस स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इस युद्धपोत का निर्माण किया गया है। हिमगिरी नीलगिरी क्लास का तीसरा जहाज है। इससे पहले आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी को जनवरी और 1 जुलाई को नौसेना को सौंपा गया था। सतह से सतह और सतह से समुद्र के युद्ध के लिए इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी। इसमें आईएनएस हिमगिरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लैस किया गया है। वायु रक्षा के लिए इसमें बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और एयर डिफेंस गन भी लगाए गए हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किए जा रहे सभी फ्रिगेट्स में 75% उपकरण भारत से ही बने। इसमें 75% जो इक्विपमेंट हैं वो भारत निर्मित है। इसका डिजाइन भी पूरी तरीके से स्वदेशी है, जिसे नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस नीलगिरी, उदयगिरी और हिमगिरी अब तक नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। भविष्य में जब भी 7 नीलगिरी क्लास फ्रिगेट और रूस से लिए जा रहे 2 और शिप जुड़ जाएंगे तो भारतीय नौसेना के पास कुल 20 गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट होंगे। तो भारत के लिए ये समुद्र शक्ति, समुद्र में भारत की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतीक है आईएनएस हिमगिरी। इकहत्तरवें नेशनल फिल्म अवार्ड 71 फिल्म अवार्ड का अभी जो है अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में विजेता शाहरुख खान को चुना गया। और शाहरुख खान के साथ साथ इसमें विजेता विक्रांत मैसी को भी चुना गया। शाहरुख खान की फिल्म जवान 2023 के लिए उनको मुख्य अभिनेता का पुरस्कार जहां दिया गया, वहीं विक्रांत मैसी को फिल्म 12th फेल के लिए ये पुरस्कार मिला हुआ है। जवान को डायरेक्ट करने वाले एटली कुमार हैं, वहीं 12th फेल को डायरेक्ट करने वाले विधु विनोद चोपड़ा जी हैं डायरेक्टर। वहीं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया है। रानी मुखर्जी की जो फिल्म है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे,
2023 में ये पुरस्कार फिल्म आई है, हिंदी भाषा की फिल्म है और इसको इसके डायरेक्टर आसिमा छिब्बर जी हैं। तो इसमें रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ मूवी, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल को मिला है। डायरेक्ट किया है विधु विनोद चोपड़ा में और इस पे कलाकार विक्रांत मैसी, जैसा कि अभी बताया गया है, विक्रांत मैसी, मेधा शंकर वगैरह हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म, ये सारी कैटेगरी में और ये हिंदी कैटेगरी में। तो हिंदी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जाता है फिल्म कटहल, आ जैक फूड मिस्ट्री, कॉमेडी मूवी है और इसको डायरेक्ट किया है यशोवर्धन मिश्रा जी ने। ठीक है, इसमें मुख्य कलाकार सान्या मल्होत्रा, विजय राज, राजपाल यादव जी हैं। एक टेबल से समझते हैं, ये कैटेगरी है, इसमें नाम है और इसमें किस विधा के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला है 12th फेल को, इसके निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा जी हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान के साथ साथ विक्रांत मैसी ज्वाइंट रूप से मिला हुआ है। ये साझा पुरस्कार है जवान मूवी के लिए और 12th फेल मूवी के लिए। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को दिया गया उनकी मूवी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और वहीं सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार सुदीप्ति सेन को मिला है। किस लिए मिला है? सामाजिक व राष्ट्रीय मूल्यों की गहरी संवेदना व्यक्त करने के लिए। उन्होंने अपनी मूवी में सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों की संवेदनाओं को हर बार जो है अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म मिली है का पुरस्कार दिया गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को। इसमें समग्र मनोरंजन की दृष्टि से सबसे पसंदीदा फिल्म बताया गया है इसको। वहीं राष्ट्रीय सामाजिक मूल्यों पर फिल्म सैम बहादुर को ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जाता है राष्ट्र सेवा और प्रेरक कहानी के लिए सम्मानित होने के लिए। अब थोड़ा जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई, 1954 में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय सिनेमा, हिंदी और क्षेत्रीय और अन्य भाषाओं को प्रोत्साहन और सम्मान देना है। इस पुरस्कार का उद्देश्य हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को सम्मान देना और उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसके बाद यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला देश का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा का अवार्ड माना जाता है। इसका आयोजन भारत सरकार का जो एक मंत्रालय है जिसका नाम है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारतीय फिल्मों की कला, संस्कृति और तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इसको प्रमोट करती है। सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को भी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा ऐसे अवार्डों को देकर बार बार किया जाता रहा है। और भारत में राजनीतिक कार्टून के जनक, भारत में नेताओं के कार्टून, कॉमेडी कार्टून बनाने के जो जनक हैं उनको केशव शंकर पिल्लई जी को माना जाता है। इन्हें आमतौर पर शंकर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1948 में शंकर्स वीकली नामक एक पत्रिका शुरू करी थी। 1948 में शंकर जी ने शंकर्स वीकली नामक एक साप्ताहिक वीकली पत्रिका शुरू की थी और इसमें इन्होंने राजनीतिक कार्टूनिंग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी पत्रिका में ये राजनीतिक कार्टून छापते थे। इसमें नेताओं के कार्टून, जैसे आपको ये दिखाया गया है, इसमें नेताओं के कार्टून इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के जो है ये छापे थे। और शंकर पिल्लई ने अपने कार्टूनों के माध्यम से ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं पर तीखी टिप्पणी की। उनके कार्टूनों में अक्सर वायसराय और अन्य प्रमुख हस्तियों को चित्रित किया जाता था। ये अंग्रेजों के वायसराय और भारतीय चाटुकार नेताओं को अपने कार्टूनों के माध्यम से एक मैसेज देते थे, उनकी चाटुकारिता पर व्यंग करते थे। तो इस प्रकार से भारत में कार्टून के जनक केशव शंकर पिल्लई जी को माना जाता है। अगला, ओके, तो ये साप्ताहिक एक वीक का करंट अफेयर्स। अब इस करंट अफेयर्स में खास क्या था, क्या खास था? इस करंट अफेयर्स को डिजाइन किया गया है एज अ प्री और मेंस दोनों ही बेस पे। इसमें प्री न केवल फैक्ट है बल्कि कॉन्सेप्ट भी है। इस पूरे
वीकली करंट अफेयर्स को आप यदि नोट्स के माध्यम से तैयार करते हैं तो आप प्री के साथ साथ अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है या मेंस में जाता है किसी भी एग्जाम में, तो वो आसानी से अपना करंट अफेयर्स का जीएस का फर्स्ट पेपर क्लियर कर सकता है। इसमें जितना भी जरूरी था, जितना पर्याप्त था, उतना कंटेंट दिया गया है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इसमें जरूरी था उतना जो है मटेरियल दिया गया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये करंट अफेयर्स का वीकली ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, व्यू करें, कमेंट करें। आपके सुझाव अभी भी आमंत्रित हैं, जो भी जिसके भी सुझाव हैं कमेंट कर सकता है। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।